तो आपने देखा किस तरीके से ये साइबर फ्रॉड डिजिटल अरेस्ट करके लोगों के जीवन भर की पूरी कमाई ठग लेते हैं। अब आपको डिजिटल अरेस्ट के शिकार कुछ लोगों से भी हम मिलवाएंगे और साथ ही डिजिटल अरेस्ट से बचने के उपाय भी आपको बताएंगे। इंटरनेट की दुनिया जहां एक क्लिक से जीवन आसान हो जाती है, वहीं साइबर ठग इसको अपना हथियार बना रहे हैं। इसी के जरिए ठगी का जाल बुनते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी से जीवन को आसान तो बनता है, लेकिन इसी सुविधा में खतरे भी छुपे हुए हैं। जरा सी चूक और साइबर ठग आपका खाली कर देते हैं अकाउंट, पूरी मेहनत खाली कर देते हैं। आज हम खोलेंगे साइबर ठगी के उस अंधेरे के सच को जिससे हर कोई अनजाने में शिकार बन जाता है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपसे तारुफ करवाते हैं। गौरव वत्स जी साइबर एक्सपर्ट हैं। गौरव सर, आपका स्वागत है। हमारे साथ कर्नल संजीव रेलिया सर हैं, रिटायर्ड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है अभी, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। मनोज ठाकुर सर है, साइबर ठगी के पीड़ित हैं और पेशे से वकील हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा वीरेंद्र शर्मा सर हमारे साथ हैं, ये भी साइबर ठगी के पीड़ित हैं और ये DMRC के पूर्व अधिकारी रहे हैं, लेकिन ये भी इनके शिकार हो चुके हैं। नेहा सैनी हमारे साथ हैं, ये पीड़िता हैं और इनके साथ भी साइबर ठगों ने लूटपाट की थी और किस तरीके से इनको शिकार बनाया गया वो हम आपको बताएंगे और इनसे खुद सुनवाएंगे इनकी ज़ुबानी। लेकिन आपको बताएं, पिछले कुछ समय से भारत 24 लगातार आपको ये बताता आया, इस मुहिम को चलाता आया कि किस तरीके से साइबर ठगी की जा रही है। पूरे प्रॉपर तरीके से ये लोग अपने शिकार पे जाल फेंकने से पहले उसकी रेकी करते थे, उसकी एक एक डिटेल खंगालते थे, इसके बाद जाल फेंकते थे। तभी तो आपने देखा होगा जो देश की सबसे बड़ी डिजिटल ठगी हुई दिल्ली में, जो नरेश मल्होत्रा पूर्व बैंकर थे, 23 करोड़ रुपए उनसे ठग लिए गए थे। 1 महीने तक उनको डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया था। और जिन से मैं बात करता हूँ, लोग कहते हैं कैसे 1 महीने तक कोई रह सकता है, क्यों नहीं बाहर किसी से बात कर पाते हैं, वो क्या प्रेशर होता है जिससे वो अपने बाहर के लोगों से बात नहीं कर पाते। इसको आज हम समझेंगे और बात करते हैं। सबसे पहले मनोज सर, आप ही के पास आते हैं। पिछले 2-3 साल से ये मामले बहुत बढ़ते गए। हम अक्सर डिबेट करते रहते हैं कि भाई पहले एक वीडियो लिंक के जरिए ठगी की जाती थी, या कोई लिंक भेज दिया आपके मोबाइल पर, उसको क्लिक करते हैं। लेकिन ये डिजिटल अरेस्ट वाला मामला नया आया था। आप कैसे इसके शिकार बने? पहली बार आपके पास जब फोन आया था उसमें क्या कहा गया था और कैसे आपने उस पर भरोसा कर लिया? मेरे पास सबसे पहले तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया था। अच्छा, और इन्वेस्टमेंट किसने ऐड किया था? मतलब वो कोई जानने वाला था? कोई जानने वाला नहीं, कोई ऐसे ही है? किसी ने वो एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप बनाया था। अच्छा। जिसमें मुझे ऐड किया तो मुझे लगा कि कोई जानने वाला ही होगा। तो फिर हमने 10-15 दिनों तक उसके मैसेजेस को पढ़ा नहीं, लेकिन 10-15 दिनों के बाद मैं कभी कभी उनके मैसेजेस को देखने लगा। और फिर उसके बाद उनके कॉल्स आने लगे कि हम इन्वेस्टमेंट कराते हैं, हम ब्रोकरेज फर्म हैं। और इस तरह से उन्होंने इंड्यूस किया थे। और क्या बातें होती थी? करीब उसमें 200 लोग के आसपास थे, लेकिन सारे उसी के आर्टिफिशियली AI जनरेटेड, कोई इंडिविजुअल नहीं थे उसमें। जो टारगेटेड 4-5 लोग थे, बाकी सब उन्हीं के लोग थे। और उन्होंने ऐड किया था, एक माहौल, एक हाइप क्रिएट किया हुआ था कि अच्छा इन्वेस्टमेंट और टिप्स मिल रहा है और जिसकी वजह से हम बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं। मेरा इन्वेस्टमेंट था स्टॉक मार्केट में। तो इस तरह से उन लोगों ने मेरे को डाइवर्ट कराया, मेरे फंड्स को। और अपने आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में उनको पता था? हाँ, उनके पास डाटा था कहीं से। अच्छा। और वो जानते थे क्योंकि वो बहुत क्लोजली उन्होंने जो जिस तरह से इंटरेक्ट किया। हाँ। बाद में मुझे ये भी पता चला कि वो इंटरेक्ट कोई AI जनरेटेड है और कोई इंडिविजुअल उधर से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। तो वो चूंकि AI जनरेटेड था, तो वो जिस तरह से इंटरेक्ट करते थे वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ जाते थे कि आपके क्या एस्पिरेशंस हैं और वो किस तरह से इनको अपने झांसे में लेना चाहिए। और इस तरह से वो बड़ा अमाउंट था, 41 लाख रुपए आपसे ठग लिए गए। हाँ। ये कैसे हुआ? थोड़ा जल्दी बताएं, क्योंकि और भी हमारे साथ लोग हैं जी। उन्होंने वो पैसे ट्रांसफ़र कराया कि हम, और वो उन्होंने एक लिंक भेजा था जिससे हमने एक ऐप डाउनलोड किया था उनका। और उसमें वो दिखता था कि हमारे पैसे इन्वेस्टेड हैं और वो किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। लेकिन वो गलत था। मतलब वो लिंक आया और आपने उस पर क्लिक किया। मेरी गलती इतनी थी कि मैंने उस लिंक से ऐप को डाउनलोड किया, जो नहीं करना चाहिए। इस मैटर में एक चीज आपने देखा कि लिंक भेजा गया, ऐप डाउनलोड किया।
अब चलते हैं हम वीरेंद्र सर के साथ। वीरेंद्र सर के साथ भी ठगी हुई थी और 21 लाख रुपए की ठगी हो गई थी। वीरेंद्र सर, आप बताएं आपका एक्सपीरियंस, कैसे फोन आया और आप कैसे इनके भरोसे में आ गए? Actually, I did not receive any phone. I received the message on the WhatsApp message कि your IGL payment is not updated in your account, hence you are requested to approve such mobile number. अच्छा, Then I approved such mobile number. He had told कि सर आपका ये अपडेट नहीं हुआ है. तो then I told him कि this is not my problem, this is your system problem. You check yours. I have already made the payment. तो बोले सर नहीं, हम एक आपको लिंक भेज रहे हैं, आप हमें उसमें करिए और आपको वो हो जाएगा. तो जो उन्होंने मैसेज किया था वो मतलब क्या बन के फोन किया था, कैसे मैसेज किया था, वो कौन थे, वो क्यों आपसे कह रहे थे अपडेट करिए आप? नहीं, वो आईजीएल ऑफिस के एम्प्लॉय के तौर पे, आईजीएल ऑफिस के ऑफिस की तरफ से ही. तो उन्होंने जब लिंक किया, वो स्टेप हुआ, नाम हुआ, जैसे होता है डेट ऑफ बर्थ, कुछ डिटेल्स ली और लास्ट में आए कि भाई इसमें आप 10 रुपए की पेमेंट कर दीजिए. जब उन्होंने 10 रुपए पेमेंट की तो मैं किस पे करवाया था पेमेंट? उसमें नहीं, मैंने किया नहीं. आई डिड नॉट मेक एनी पेमेंट. तो कुछ उन्होंने लिंक दिया था, कोई नंबर दिया था? हाँ, वो लिंक दिया था, उसी लिंक में ही वो एक्सेस चल रहा था. जब उन्होंने 10 रुपए की पेमेंट की तो मैं अंडरस्टूड हो गया कि भाई ये एक फ्रॉड है. और आई हैड टोल्ड हिम कि आई विल नॉट मेक एनी पेमेंट बिकॉज दिस इज द फ्रॉड. तो घर पे मैडम ने बोला कि कुछ घर का सामान नहीं है खाने पीने का, आप वो मंगाइए, ले आइए. तो मैंने बोला मैं ब्लिंकिट से मंगा कर देता हूँ, अब मैं थक गया हूँ. जैसे मैंने ऑर्डर किया तो मुझे OTP नहीं आ रहा. मैंने 2 बार अप्लाई किया. जब OTP मेरे पास नहीं आया तो मैंने ऊपर देखा कि मेरे पास आ रहा है मैसेज कि योर कॉल इज डाइवर्टिंग. अच्छा, तो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस, बिकॉज आई वाज नॉट अवेयर, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन IT. तो मैंने अपने बेटे को बात की बिकॉज वो IT सेक्टर में है. उसको जब कॉल की तो मेरी कॉल नहीं लग रही थी, मैंने व्हाट्सएप कॉल की. उसको भी कॉल नहीं लग रही थी? मेरी कॉल जा ही नहीं रही थी कोई भी, ना आ रही थी नहीं जा रही थी. उस समय पूरा फोन ही हैक कर लिया. तो बेटे को जब मैंने किया तो मैंने कहा बेटा ऐसा ऐसा बात है ना, कोई कॉल जा रही है. बोले पापा आपने किसी को मोबाइल तो हैंड ओवर किया? नो, आई डिड नॉट हैंड ओवर माई मोबाइल, बट इस तरह से मैसेज आया था. लास्ट में उसने कहा कि पेमेंट कर दो. मैंने कहा आई विल नॉट मेक एनी पेमेंट. तो बोले पापा आपके मोबाइल को कहीं से हैक हुआ है. फिर बाई चांस उसने अपना मैसेज देखा, वो कहता पापा 3:38 पर मेरे पास एक मैसेज आया है कि आपकी ई सिम हैज बीन जनरेटेड सक्सेसफुली. ई सिम. अच्छा. तो उसने सोचा कि ये आजकल फ्रॉड चल रहा है, पता नहीं कोई मैसेज है, कोई क्लिक करने का कहेगा, उसने इग्नोर कर दिया. तब उसने देखा पापा ये आपकी ई सिम क्रिएट कर दी है. और मैं पैसा कब कटा आपके अकाउंट से? जिस समय मैं फोन कर रहा हूँ उस समय तक पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ था. शो कर रहा था मेरा, क्योंकि उसने कहा ऐप में देख लो अपने में. जो मैंने ऐप डाउन को ऐसे का पैसा है. मैंने कहा बेटा अभी जो मैंने देखा पैसा मेरा टोटल है, बट उसमें डिफरेंस ये हो गया कि मेरे अकाउंट में केवल 62,000 सेविंग में था. नाउ ही इज शोइंग सेविंग 36 पॉइंट समथिंग लाख और बैलेंस इन द FD. अच्छा. तो उसने कहा कि दोबारा, जब मैंने उसको बोला दोबारा रीचेक करी, इतनी देर में ही मेरी 13 ट्रांजैक्शन हुई हैं. एक 62 लाख की सेविंग की जी, और बाकी की करीब पेमेंट हुई है 2-2 लाख करके 13 ट्रांजैक्शन उसने कर दिए इमीडिएटली. 24.9 लाख निकल गए. तो बोला, उसने कहा पापा मैं ई सिम क्रिएट करता हूँ, आप बैंक में अकाउंट को क्लोज कराइए और साइबर क्राइम. तो ये देखिए दो मामले थे, एक में ऐप डाउनलोड करवाया गया था और एक में ई सिम जनरेट किया गया था, पूरा फोन हैक कर लिया गया था. अब नेहा के पास चलते हैं. नेहा सैनी है, ये भी साइबर ठगी की शिकार हुई थी. नेहा, आपके साथ क्या हुआ था? मेरे साथ एक कॉल आई थी सबसे पहले SBI बैंक की तरफ से कि मैम आपका क्रेडिट कार्ड है. अच्छा. आपने यूज किया है क्रेडिट कार्ड, उस पर कुछ 1 लाख का ड्यू है और बैलेंस आपका पेमेंट नहीं हुआ है. अच्छा. सो आई सेड मेरी कोई कार्ड नहीं है और मैंने कोई अप्लाई नहीं किया है, तो जो हुआ होगा तो जो भी कर रहा होगा वो पेमेंट करेगा. देन उन्होंने बोला नहीं, इसमें सारी डिटेल्स आपकी है, आपका आधार है, आपका सब कुछ है, तो फिर आपने ही यूज किया है. तो मैंने ऐसे ही पूछा कि कहाँ यूज हुआ है, चलो बताओ अगर यूज हुआ भी है तो उन लोगों ने बताया मुंबई में इस मॉल में एक 80,000 का था, एक कुछ 20,000 कहीं मॉल में कुछ शॉपिंग करी है. देन आई रियलाइज्ड उस डेट में मैं एक्चुअली मुंबई में थी. अच्छा. तो मैं वहां पे कंफ्यूज हो गई. कंफ्यूज क्या हुई, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन उठने लग गया कि वहां तो मैं कहीं गई भी नहीं, मैं ऑफिस के पर्पज से गई थी और मैं मॉल तो कभी गई नहीं. देन आई सेड नहीं ये मेरा नहीं है, कुछ और होगा. देन दे सेड कि ठीक है ऐसा करते हैं, आप कहीं पे भी किसी भी पुलिस स्टेशन में, बिकॉज दे थॉट दैट आई एम एक्चुअली फ्रॉम मुंबई, आई लिव इन मुंबई, बट ठीक है मैम आप
पुलिस स्टेशन जाके एक एनओसी होता है, वो आप सबमिट कर देना कि भाई मेरे नाम पे ऐसा ऐसा है, मैंने यूज नहीं किया। तो बैंक, अगर आप वो बैंक को सबमिट करोगे तो आपका ये पेमेंट आपको नहीं करना पड़ेगा। कोई लिंक भेजा था उस पर सबमिट करने के लिए? नहीं, वो आप फिजिकली जाओ पुलिस स्टेशन और अच्छा। आप एक पेपर पे लिखवा के ले आओ और वो पेपर आप बैंक में दे दो। ये सब घेरा जा रहा था मुझे, अब नाउ आई रियलाइज। अच्छा। तो फिर मैंने बोला मैं क्यों जाऊं, और मैं अभी गुड़गांव में हूं, मैं यहाँ से मुंबई नहीं जा सकती। देन सेड कि अच्छा तो ऐसा करते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे मुंबई पुलिस से आपके फोन पे ही वर्बल लिखवा लूंगा, जिससे कि आपको बैंक को देने में इजी पड़ेगा। वहां से इन लोगों ने मुझे पुलिस के पास कॉल किया। तो प्रॉपर वीडियो कॉल थी। देन दे टुक मी टू व्हाट्सएप वीडियो कॉल। पहले वो इंटरनेशनल कॉल्स आ रही थी। सो बेसिकली ये इंटरनेशनल कॉल कई दिनों से आ रही थी। आई थॉट मेरा इंटरनेशनल ट्रैवल होता है, लगता है किसी कंट्री का के सीईओ और मतलब जो भी है मेरे कलीग्स फोन कर रहे होंगे, तो मैं अवॉइड कर रही थी। बट वो मकर संक्रांति का दिन था, तो मैंने टाइम था, मैंने कहा चलो उठा लेती हूँ, आज पता नहीं कौन है जो फोन कर रहा है जी। तो ये सब हुआ था। अब किस तरीके से आप समझ गए होंगे, 4 मैटर में आपने समझा होगा कि एक लिंक उन्होंने क्लिक किया था, दूसरे ने ऐप डाउनलोड किया था और तीसरे को व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आई थी। और नरेश सर को तो आप देखिए ईडी सीबीआई और क्या क्या अधिकारी बनकर फोन किया गया था। अब ये कैसे पूरा खेल होता है, अब हम साइबर एक्सपर्ट के पास चलते हैं, इनसे बात करते हैं। गौरव सर, आपने चारों केस देखे और नरेश मल्होत्रा वाले केस पे तो हमने आपसे शो के दौरान भी आपसे बात की थी जी। यहाँ पे कैसे ये ईडी सीबीआई, जबकि हम लोग हर शो में मैं खुद जागरूक करता हूँ कि कोई भी पुलिस का अधिकारी वीडियो कॉल पे किसी को डिजिटल अरेस्ट नहीं करता, कोई भी उसको जो है एफआईआर नहीं दर्ज करवाता, लेकिन फिर भी इतने पढ़े लिखे लोग, आप देखिए बैंकर हैं, लखनऊ में जो है वो मर्चेंट नेवी के रिटायर्ड अधिकारी हैं, उनको इस तरह से ठगी का शिकार होना पड़ा था। देखिए, इस ऐसे केसेस में ना हमने एक टर्म होती है जिसे हम लोग बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। अच्छा। स्कैमर्स के पास हर तरीके का डाटा अवेलेबल है। चाहे जैसे नरेश मल्होत्रा जी के केस में अगर हम बात करें तो स्कैमर को सामने वाले इंसान को पता है कि वो अगर बात कर रहा है तो वो एक एजेड इंसान से बात कर रहा है, उसके बच्चे कुड बी पॉसिबली आउट, सारी ये इन्फॉर्मेशन उसके पास है। सो उस वक्त वो आपका माइंड वॉश करता है और आपको एक तरीके से ब्लैकमेल करता है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल स्कैमर सामने वाले नरेश मल्होत्रा जी को ये बोलता है कि आपके बच्चों के को हमने कस्टडी में रखा है क्योंकि आपके पास जो पैसा है वो कहीं इंटेलिजेंस धमकाया गया था। हाँ जी। तो वी आर इंटेरोगेटिंग हिम और हमारे को आपके फंड्स को चेक करना पड़ेगा। सो आपका पैसा ये कुछ नहीं है, आरबीआई में ट्रांसफ़र होगा, वहाँ से हम चेक करेंगे और वापसी। सो ऐसे केस में जो एक बुजुर्ग इंसान है ना, वो सबसे जल्दी ट्रैप में आता है। कर्नल सर, आपके पास आएंगे संजीव सर। इस पूरे मामले में जैसे लखनऊ वाला जो मैटर था वो तो मर्चेंट नेवी आप ही उधर के थे जी। मर्चेंट नेवी से रिटायर्ड थे और उनके भी पिताजी की उम्र लगभग 98 या 100 के करीब थी और वो खुद 70-75 के थे जी। तो जैसा कि गौरव जी बता रहे हैं कि एजेड को उन्होंने टारगेट, ज़्यादातर रिटायर्ड लोगों को पकड़ते हैं जी। बिल्कुल। तो ऐसे में किस तरीके से होता है कि भाई आप ईडी के अधिकारी बन के बोल रहे हैं, आपने जो है पैसे का हेर फेर किया है, तो ये किस तरीके से तैयार करते हैं? और अगला बंदा इतना पढ़ा लिखा है, अधिकारी भी रहे, एक तो रक्षा मंत्रालय के कोई रिटायर्ड अधिकारी तो उनको भी पकड़ लिया था, तो ये लोग कैसे इस झांसे में आ जाते हैं, कैसे भरोसा कर लेते हैं, जबकि ये लोग तो दुनिया देखे हैं? जी, ऐसा है कि भारत में तकरीबन 80 से 85 करोड़ लोग हैं ऐसे जो स्मार्ट डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या है कि हमारे देश में जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस जो होनी चाहिए। जैसे जब आप सड़क पे चलते गाड़ी चलाते हैं तो आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, आपको रूल्स पता है कि जी ये मैंने फॉलो करने हैं। जब आप साइबर स्पेस में आते हैं या इंटरनेट की दुनिया में आते हैं, आप अनफॉर्चुनेटली वो रूल्स को नहीं जानते हैं और उसी की वजह से प्रॉब्लम होती है। ये मामला डिजिटल अरेस्ट का है जिसकी आप बात कर रहे थे, जो नेहा जी के साथ भी हुआ। अमूमन 3 चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं हैकर, और ख़ासकर बुज़ुर्गों के साथ। पहला है डर या फियर। आपको उतना डरा देंगे, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, वो आपको मालूम है आपका बच्चा यूएस में है, वहाँ रात का समय है, आप उसको फ़ोन नहीं करेंगे, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, मैं उसको हॉस्पिटल ले आया हूँ, मेरे को $5000 इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर दीजिए। या आपका जैसे ये केस हुआ जी, जो सबसे बड़ा केस जहाँ पे बोला गया कि जी ऑपरेशन सिंदूर में जो इससे पहले टेरर अटैक हुआ उसमें आपके आधार कार्ड का और आपके बैंक का अकाउंट यूज़ हुआ है जिससे कि गलत पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। तो आपके मन में वो इतना डर बैठा देते हैं, साइकोलॉजिकली आपको इतना डरा देते हैं वो कि आप उनके हाथों में मतलब बिल्कुल आप ऐसे कठपुतली बन के रह जाते हैं। दूसरी चीज़ जिसका वो फ़ायदा उठाते हैं वो है ग्रीड, पैसा।
जैसा कि बताया कि मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में उनको ऐड कर लिया गया और उसके बाद वहाँ पे वो टिप्स दे रहे थे। लगता है क्यों नहीं, मैं भी बना सकता हूँ, 3 महीने में दुगना कर लूँ, 15 दिन में इतना कर लूँ, साल भर में इतना कर लूँ। हम सबको पैसा चाहिए, बट वो उस ग्रीड का फ़ायदा उठाते हैं और उसके बाद आपको ऐसे लिंक्स देते हैं जिनको हम साइड लोडिंग ऐप्स बोलते हैं, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे या आपके iOS प्ले स्टोर पे नहीं मिलेंगे। वो साइड लोडिंग ऐप्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। वो आपको वो लिंक्स भेज करके डाउनलोड कराते हैं और फिर आपका पैसा वो निकाल लेते हैं। इस पूरे मामले में हमने देखा था कि पिछले साल जो है मोहित यादव जो साइबर एक्सपर्ट आप ही की तरह थे, उनको डिजिटलाइज किया गया था। यहाँ तक कि सोचिए कि इंदौर में एडिशनल डीसीपी साहब थे राजेश, उनको भी डिजिटलाइज कर लिया गया था जी। और उनको भी वर्दी पहन को धमकी दे रहा था। जब उन्होंने खुद अपनी वर्दी अपना एक आई कार्ड दिखाया तो फिर वो उसने वीडियो कॉल कट कर दिया। तो इसमें ये जो मैंने देखा जो पिछले साल से कि वो पीछे एक सेटअप लगा रखते हैं कि कोई लग रहा है कोई पुलिस थाना है, कोई अधिकारी है, फिर इसके बाद कोई बड़ा अधिकारी आता है और ऐसे वो धमकाते हैं कि अगले बंदे को समझने का मौका तक नहीं मिलता कि क्या हो रहा है। ट्रू। सो अभी हमने एक रिसेंट केस में देखा, उसमें क्या था कि हमारे जो अभी एक्स सीपी रहे हैं संजय अरोड़ा साहब, उनकी फोटोग्राफ इंटरनेट पे तो अवेलेबल होगी ना सीपी की। सो सीपी मींस कमिश्नर ऑफ पुलिस। सबसे पहले ये हमारे को देखना है कि अगर कोई सीपी की या डीसीपी की फोटो यूज कर रहा है या किसी भी पुलिस ऑफिसर की फोटो यूज कर रहा है, वो इस तरीके से कोई पुलिस ऑफिसर नहीं बुलाता। पुलिस ऑफिसर अगर आपको बुलाएगा किसी भी केस में, वो आपको नोटिस इशू करेगा और नोटिस आपके पास स्पीड पोस्ट से आएगा। कोई भी पुलिस ऑफिसर वीडियो कॉल, वॉइस कॉल के ऊपर आपको धमका नहीं सकता। जी अच्छा, ठीक है। कर्नल सर आपसे समझेंगे संजीव सर कि इस पूरे मामले में कैसे हम अंतर कर पाएंगे, क्योंकि उस वक्त तो दिमाग काम ही नहीं करता कि फोन आया कि भाई मैं सीबीआई से बोल रहा हूँ, ईडी से बोल रहा हूँ, आपने मनी लॉन्ड्रिंग का काम केस किया है। जी जी। और मुझे लगता है कि ये लोग पूरा रिसर्च करके आते हैं। भाई 23 करोड़ रुपया किसी के पास मिलना, 1-1.5 करोड़ रुपया मिलना कोई बड़ी बात तो है नहीं। इसका मतलब उनको पूरा रिसर्च करके जाते हैं ना, इनके पास इतना पैसा मिल सकता है। एब्सोल्युट। तो उस हिसाब से वो उनको जाल फेंकते हैं। तो ऐसे में कैसे समझ पाए ऐसे लोग कि नहीं यार ईडी वाला नहीं हो सकता, सीबीआई वाला नहीं हो सकता? देखिए जी, सबसे पहले जो हमको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट के अंदर कोई डिजिटल अरेस्ट नाम की चीज़ नहीं है। हाँ, ये एक टर्म है जो हमारे साइबर क्रिमिनल्स ने ईजाद किया है और वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं हमारे मन में डर बैठा करके। सो डिजिटल अरेस्ट कुछ नहीं है। दूसरा ये ज़रूर मैं मानूंगा कि जितने भी ये क्रिमिनल्स हैं वो इतना ज़बरदस्त ड्रामा लगाते हैं, पूरा उनके पास कोर्ट होगा, उनके पास पुलिस स्टेशन होगा, गांधी जी की फ़ोटो लगी होगी, आप कन्विंस हो जाते हैं। तो मेरा ये मशवरा है आपसे कि प्लीज़ उस कॉल को कट करें, अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाएं और उनको बताएं ऐसा हुआ है, क्या ये हुआ है। एक्चुअली पुलिस आपकी सहायता के लिए है, हाँ, आपको डराने के लिए वाले में तो सुनवाई भी होती थी, वहाँ पे तो कोर्ट भी थी। जी बिल्कुल। जी। और सर गौरव सर एक लास्ट में ये तो होगा डिजिटल अरेस्ट, जो साइबर फ्रॉड के मामले आ रहे हैं लिंक भेज के या फिर आपको वीडियो व्हाट्सएप के जरिए, तो इनसे कैसे बचा जाए? क्योंकि बहुत बारीक सा अंतर होता है कि आपका कौन दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है, बहुत माइनर। कैसे हम उसको पकड़ पाएंगे? देखिए, जैसे कि हमारे को कुछ स्टेप्स हैं जो बिल्कुल ध्यान रखने हैं हमारे को। पहला स्टेप, कोई भी अगर आपके पास मैसेज आता है अननोन नंबर से, उसको आपको एंटरटेन नहीं करना। सेकेंडली, कोई भी मैसेज में ओटीपी मांगता है आपसे, कोई कॉल करके ओटीपी मांगता है। आज की डेट में इतना आसान है हैक करना कि आज एक 12th पास स्टूडेंट भी एक आईटी इंजीनियर को हैक कर सकता है। सबसे पहला, अगर आपने ओटीपी दे दिया ओवर द कॉल, ओटीपी सिर्फ आपके लिए बना है, किसी और थर्ड पार्टी के लिए नहीं बना। आपको बहुत अच्छी गेमिक वो लोग खेलेंगे, वही सोशल इंजीनियरिंग करेंगे आपके दिमाग के साथ ताकि आप ओटीपी दे दें। हो सकता है सामने वाला कोई मैं आपको एक स्क्रिप्ट बताना चाहूँगा जो रिसेंट में ही हुई। उसमें सामने से कॉल आती है, स्कैमर कॉल करता है और कहता है मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सर बोल रहा हूँ और आपका इनकम टैक्स क्रेडिट रिफंड आया है 50,000 रुपये का। इसको 2 तरीके से हम आपके पास भेज सकते हैं। पहला तरीका सर आपके बैंक अकाउंट के अंदर हम भेजेंगे, जिसके अंदर आपको 25 से 30 दिन लगते हैं। दूसरा, आपके इसी नंबर पे पेटीएम पे भी आपको अप्लाई हम रिफंड क्रेडिट कर देंगे। तो 90% केसेस में लोग, जैसा कि सर ने बताया, ग्रीड के अंदर फंस जाते हैं। हर इंसान सोचता है 50,000 आने ही तो हैं, तो मैं पेटीएम में मंगवा लेता हूँ, इमीडिएट आ जाएगा, वाई टू वेट फॉर 25-30 दिन, है ना। तो ठीक है सर, मैं आपका पेटीएम में, जैसे ही सामने वाला कहता है हाँ पेटीएम में भेज दीजिए, यही मेरा नंबर है, तो स्कैमर को ओटीपी, सर मैं अभी आपका प्रोसेस कर रहा हूँ, ओटीपी आएगा आपके पास सर, वो आपको ओटीपी बताना, इमीडिएटली क्रेडिट हो जाएगा। उसमें जल्दी में वो बता देते हैं, ओटीपी बता देते हैं और सामने स्कैमर
ऑन द अदर साइड क्या कर रहा है, हाँ। वो ओटीपी डाल रहा है आपका एक नए डिवाइस में, आपका मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी डाल के वो लॉगिन करता है आपके पेटीएम में, और उस पेटीएम को से जो आपका बैंक अकाउंट है सारा खाली कर देता है। तो देखिए ऐसे में सतर्क रहना होगा, और हमने आपको मिलवाया कि किस तरीके से मनोज जी हो, वीरेंद्र जी हो या नेहा जी हो, इनके साथ ठगी हुई थी। नरेश मल्होत्रा सर हो या फिर मर्चेंट नेवी के सुरेंद्रपाल सिंह सर हो, इन लोगों के साथ ठगी हुई थी। और जैसा कि शुरुआती 3 केस में आपने देखा होगा, एक लिंक आया था, इनसे एक ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा गया था, और लिंक क्लिक किया, ई सिम जनरेट किया गया था। तो ये सब आपको बिल्कुल नहीं करना। कोई भी मैसेज आया, कोई भी व्हाट्सएप आया, उस पर आपको उस लिंक को क्लिक नहीं करना है। और डिजिटल अरेस्ट की जहाँ तक बात है, आपने सबको सुना कि कोई भी ईडी, सीबीआई, कोई भी अधिकारी आपको वीडियो कॉल पे बात नहीं करेगा, ना उस पर आपको अरेस्ट वारंट भेजेगा। तो सतर्क रहना है। आप जागरूक रहेंगे तो जो भारत 24 की मुहिम है, आप इससे बच सकेंगे। डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ भारत 24 की मुहिम लगातार जारी रहेगी। और हमारे तमाम जो मेहमान, गौरव सर आपका, कर्नल संजीव सर आपका, मनोज जी आपका, वीरेंद्र जी आपका, नेहा आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बचना है, सावधान रहना है, ताकि ऐसे साइबर, देखिए ये हमारे हाथ में जो मोबाइल है, इसमें पूरी दुनिया है, लेकिन इसी से आपके साथ ठगी हो रही है। तो सतर्क रहना है और अपना बचाव करना है। नमस्कार।